हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। टेस्ट तुम्हारा आज थोड़ी ना था, कल था ना भाई। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट में। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। कमन कमन कमन। तो आज लेक्चर नंबर 7 है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर ये है 7, राइट। लेक्चर नंबर 6 लिखा, सॉरी 7 है ये, लेक्चर नंबर 7। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने आपको पढ़ाया था वो रिवाइज करा देंगे। तो हम सबसे पहले बेटा, अरे कहां गया गोल, कहां गया भाई, गोल 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 गायब हो गया। सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको रिवाइज करा देंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस हम रिवाइज करा देंगे। सरफेस रिवीजन होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होगा, रिवीजन होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी समझाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की अर्थिंग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत शुरू करेंगे कैपेसिटर, जो नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा। ये दो बड़े बड़े है सेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। तो ये सेक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में मैंने आपको समरी लेक्चर दे दिया था, क्या आपने देख लिया था? समरी लेक्चर कितने लोगों ने देख लिया? फटाफट थम्स अप कर दीजिए बस। समरी लेक्चर कितने लोगों ने देख लिया? थम्स अप कर दीजिए बस, ओनली थम्स अप। समरी लेक्चर कितने लोगों ने देख लिया बताइए। तो ऐसा है कि देखो बेटा, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो इनफाइनाइट टॉपिक नहीं है फिजिक्स में, या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इनफाइनाइट टॉपिक नहीं है। कि ऐसा नहीं कि भाई टॉपिक ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ, बड़ा चैप्टर है। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करूं तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में नीट 2022 से 4 सवाल पूछे थे, 3 या 4 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन पूछ लिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दोनों मिला के 7 क्वेश्चन पूछ लिया था। 7, 2 चैप्टर से 7 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात थी। हर साल इतना वेटेज नहीं होता, हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, लेकिन हां थोड़ा है, बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं। बट आप देखिए कि 1 घंटे 30 मिनट के चैप्टर में, लेक्चर में, 1 घंटे 30 मिनट के लेक्चर में, 1 आवर 30 मिनट के लेक्चर में मैंने सारे टॉपिक आपको बहुत सीक्वेंस से पढ़ा दिए थे, है ना, बेसिक बातें करा दी थी। लेकिन सर आपको तो 20 लेक्चर लग गया कराने में। तो क्वेश्चन देखे हो कितने कराए हैं, देखिए वो क्वेश्चन देखे हो कितने कराए हैं। 250 से ज्यादा सवाल कराए होंगे, 250 से ज्यादा सवाल। अगर तुम चार्ज से शुरू करोगे और खत्म करोगे तुम, अगर गॉस लॉ के लास्ट टॉपिक तक, रोटेशन ऑफ या डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रोटेशन ऑफ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, 250 से 300 सवाल आपको मिनिमम कराए होंगे, चार्ज से लेकर के डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने तक, ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने करते हो तो इसका क्या फायदा होता है? फायदा होता है कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। चाहो तो मैं 50 सवाल करा के भी चैप्टर खत्म कर सकता था बहुत अच्छे से। तुम यकीन मानो कि अगर हम 1 आवर 29 मिनट्स के समरी लेक्चर में कंप्लीट टॉपिक खत्म कर सकते हैं, तो इसका 10 गुना कर लो या 8 गुना कर लो, तो भी 10-10 क्वेश्चन करा के कर सकते थे ना खत्म। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करने से क्या होता है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, पहली। दूसरी बात यह होता है कि आपको लैंग्वेज ज्यादा समझ में आता है, लैंग्वेज जब पढ़ के करते हो तो। तीसरी, आप कहीं भी कोई भी किताब उठाओगे, आपको 99% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन आपको पहले से ही किया हुआ मिलेगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस समझते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, उसी को रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑफ अ सरफेस। इक्विपोटेंशियल एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर
किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल देखे सब सेम आता है। अच्छा, एक बात मुझे शेयर करनी है, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लगे और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यार, कोलकाता और वेस्ट बंगाल में पता नहीं क्या चल रहा है मुहिम। मतलब नहीं भी तो कल से कम 7, 8 या 10 बच्चों से, एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं, 10 बच्चों से मैंने बात किया जिसके 700 और प्लस मार्क्स और कोलकाता से है। पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे, कैसे पढ़ रहे हैं, कितने फोकस से पढ़ रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि जाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल और रिसर्च करना पड़ेगा वहां जाके। नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। पठानकोट के बच्चे से बात हुई मेरी, बिहार के बच्चे से बात हुई। बिहार में एक 4th ड्रॉप का लड़का 706 नंबर लेके आ रहा है। हरियाणा के बच्चे से बात हुई, पंजाब पठानकोट के बच्चे से बात हुई, महाराष्ट्र के बच्चे से बात हुई, दिल्ली के बच्चे से बात हुई। और एक तो बात हुई भाई, मतलब मैं कोशिश कर रहा था जाके मिलो, उससे नहीं मिल पाए, कल मैं मिलूंगा जाके। वो अपना छोटा सा दुकान लगाता है, इतना कैपेबल नहीं है, अपनी छोटी सी दुकान लगाता है खाने पीने की, समोसा वमोसा की शाम को। और वो 4 बजे से 8 बजे तक दुकान चलाता है और सुबह लेक्चर लेता था। और ही इज स्कोरिंग 664। मतलब सैल्यूट है। बच्चा कहता है कि हमको टाइम नहीं मिल पाता है, हमको सवाल लिखने का टाइम नहीं मिल पाता है सर, बहुत ज्यादा हो जाता है सर, रिवीजन कैसे, और ओकरा बाद डीपीपी कैसे, और ओकरा बाद रिवीजन कैसे, और टाइम कितना लगता है, कैसे होता है। ये बच्चा एक्सक्यूज देता है। और उस बच्चे को देखो, उस बच्चे से मैंने पूछा कि तुमने नोट्स बनाए थे, बोला कि सर कम टाइम मिलता था, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, बहुत सारे दीदी भैया बोल रहे थे नोट्स मत बनाओ, प्रिंट ले लो, ऐसे लगा लो, ऐसा कैसे कर लो। लेकिन मुझे लगा कि सर थोड़ा सा अवॉइड किया, लेकिन मुझे लगा नहीं, नोट्स बनाने पड़ेंगे पूरे। तो यकीन 2.0 से हर एक चीज लिखा उसने, हर एक चीज लिखा उसने। और उससे बात जब हो रही थी तो टाइम हो रहा था, मैं एकदम सही बताता हूँ, टाइम हो रहा था कुछ 3:10 8 हो रहा था टाइम। वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, उसने कैमरा घुमा के दिखाया, सर वो मेरा ठेला है देखो। क्या था यार, क्या हीरा लड़का था। मैं जाऊंगा उसके यहाँ मिलने, उससे जाऊंगा, क्या हीरा लड़का था यार। झारखंड के बच्चे से बात हुई, सब जगह के बच्चे से बात हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो 700 वाले मार्क्स थे, अब जो है सो है। अब इसमें मैं कोई वो नहीं कर सकता कि मैं नहीं बोलूं कि बाकी लोग बुरा मान जाएंगे, तो भाई क्या करूं मैं। लेकिन सबसे ज्यादा 700 स्कोर करने वाले फिजिक्स वाला में हो सकते हैं, कि एक स्पेशल केस हो कि सर फिजिक्स वाला में हो सकता है कि वेस्ट बंगाल के बच्चे ज्यादा पढ़ते हो ऑनलाइन आप लोगों से, तो हो सकता है इसलिए। नहीं तो हर जगह के बच्चे अच्छा करते हैं, आई एग्रीड, हर जगह के बच्चे अच्छा करते हैं, सारे जगह से रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल से 700 प्लस मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहा है फिजिक्स वाला में। अब आई डोंट नो इसका रीजन क्या है, आई डोंट नो क्या कारण है, मुझे नहीं पता, ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे ज्यादा 700 अगर स्कोर कहीं किसी ने किया है फिजिक्स वाला में पढ़ के, तो वेस्ट बंगाल से किया है अभी तक। हो सकता है डेटा चेंज हो जाए, आई एम सॉरी, लेकिन अभी तक। ठीक है। हैदराबाद, राजस्थान, राजस्थान से भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सब जगह से अच्छा कर रहे हैं। महाराष्ट्र, चल पढ़ ले फालतू बातें कर रहा है। एंड इक्विपोटेंशियल सर्विस का नाम बताओ, नाम क्या था उस लड़के का? हीरा लड़का एकदम, सनी कुमार। सनी कुमार इज अ रियल हीरो ऑफ इंडिया। चलिए, और रियल टॉपर हमारे 715 भी बहुत आ रहे होंगे, लेकिन मेरी नजर में अगर जो टॉपर है ना, वो है सनी कुमार, 664 नंबर। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिसका किस्मत और तकदीर खुद लिखता है, उसमें से है ये सनी कुमार। मतलब खुद खुद किस्मत और खुद तकदीर लिखने वालों में से कुछ लोग होते हैं, वो लोग हैं ये सनी कुमार। आइए,
एंड चलो पढ़ते हैं, छोड़ो अब पढ़ाई करते हैं, फोकस होके मन से पढ़ते हैं। चलिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है यार। इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल मतलब इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल तो सेम पोटेंशियल जहां जहां पे होगा उन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे और बहुत सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो सरफेस बनेगा जिसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर ये क्यू चार्ज हमने यहां पे रखा है, अगर ये क्यू चार्ज हमने यहां पे रखा है, ये बना आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि क्यू चार्ज से हर जगह पे आर डिस्टेंस है। हाँ, क्यू चार्ज से हर जगह आर डिस्टेंस पर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके का बनेगा क्या? हाँ सर। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या सरफेस से परपेंडिकुलर है? हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से परपेंडिकुलर आ रहा है, सरफेस से परपेंडिकुलर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सर सरफेस के लॉन्ग क्यों नहीं होता है? इसका 2 लाइन में तुम रीजन लिख सकते हो। इसका 2 लाइन में रीजन लिख सकते हो। इसका 2 लाइन में रीजन लिख सकते हो क्यों सरफेस के अलोंग नहीं होता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो डेल्टा वी जीरो तो ई होता है चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर डेल्टा वी जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। देखो पूरी एक्सप्लेन हो गई ना, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, और जिधर पोटेंशियल कांस्टेंट लाएगा, जिस लाइन पे पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। देखिए, अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज ऑन द सरफेस इज जीरो। फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल, अभी बना के दिखाया स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर अ लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलिंड्रिकल। फॉर अ चार्ज सीट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सीट। अब ये कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6। क्या 6 के 6 पॉइंट 100% क्लियर है या नहीं होगा? कुछ वर्क डन होगा बेटा, वो कुछ वर्क डन किसी और तरीके का हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो वर्क होता है ना, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज क्यू डेल्टा वी, ये वर्क जीरो होगा। क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। बेटा कुछ वर्क कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क होता है ना, वो होता है वर्क डन बराबर डेल्टा यू क्यू डेल्टा वी। पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा वी जीरो, इसीलिए वर्क जीरो आएगा। 100% क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है तो बोलो सर, क्योंकि अगर सरफेस अलोंग होगा तो पोटेंशियल अलग अलग आएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अलग अगर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पोटेंशियल अलग अलग आएगा। सर क्या हम 710 प्लस ला सकते हैं? अभी से टेस्ट में 590 आ रहा है। हाँ बिल्कुल ला सकते हो। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक वो बताता हूं, सरप्राइजिंग चीज बताता हूं, बहुत सरप्राइजिंग चीज बताता हूं। मैंने कम से कम 8 ऐसे बच्चों से बात की जिसके 701 706 710 आ रहे हैं, उनके टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे कुछ स्टार्टिंग से 600 590 560 510 520 इसी तरीके के आ रहे थे, और वो वहां तक गए हैं। तो आप भी जा सकते। चलिए बहुत बढ़िया। सर मैं युगांडा से हूं, कोई बताने की जरूरत नहीं है, तेरा शकल ही बहुत अच्छा है बेटा, तो उसको देख के मुझे पता चल गया था पहले कि तू पक्का युगांडा से होगा। जब तू इतना 6 पॉइंट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया तो एक लेवल ऑफ क्वेश्चन कराता हूं। सच में ये बढ़िया सवाल है, लेवल ऑफ क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, न्यूमेरिकली बढ़िया सवाल है। मान ले कि मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां चलो ऐसे लिख लेता हूं 40 वोल्ट है, यहां पे पोटेंशियल बेटा 30 वोल्ट है, और एक और बनाया मैंने यहां पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है। ठीक है, एक और यहां बना लेता हूं। ठीक है, यहां पोटेंशियल 50 वोल्ट है। अब मान लो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में मान लो R1 डिस्टेंस है, यहां से यहां तक R2 डिस्टेंस है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर R1 एंड R2? विच ऑफ द फॉलोइंग सर यहां पे बहुत सारे इक्विपोटेंशियल क्यों बनाए? अरे भाई यहां से कुछ
आर मतलब मान लो कुछ डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, हर जगह 50 वोल्ट है। यहां से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे पोटेंशियल घटेगा। अब Q4 से इस पॉइंट की डिस्टेंस और Q4 से इस पॉइंट की डिस्टेंस तो सेम है ना, तो हर जगह पोटेंशियल 40 वोल्ट या हर जगह पोटेंशियल 30 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए R1 बराबर R2, ऑप्शन बी R1 इज ग्रेटर देन R2, ऑप्शन सी R1 इज लेस देन R2, ऑप्शन डी कैनॉट से। यहां पे डेटा सफिशिएंट नहीं है कैनॉट से। अब मैं ये पोल क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सवाल समझा देता हूं। एक क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? स्फेरिकल होता है, ठीक है ना, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो यहां पे मान लो स्फेरिकल है, पोटेंशियल है 50 वोल्ट, यहां पे 40 वोल्ट, यहां पे 30 वोल्ट, यहां पे 20 वोल्ट। R1 is the distance between 40 to 30 and R2 is the distance between 30 to 20। तो कौन सा रिलेशन यहां पे सही है आपको बताना है। पोल क्रिएट हो चुका है, देखते हैं क्या कर पाते हो आप, आराम से करो। अब बढ़िया सवाल है, मैंने आपको वार्निंग दिया पहले, बढ़िया सवाल है, तो तुक्का मत लगाना बेटा प्लीज, सोचो ना, सोचो ना। E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R से लिखो। ऐसे सोचो, E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा R। मैग्नीट्यूड अगर हम देख रहे हैं तो माइनस साइन इग्नोर कर देंगे ना भाई। माइनस साइन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो क्या होगा, पीछे जाओगे तो क्या होगा। तो हम सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो माइनस इग्नोर कर देंगे, डेल्टा V बाई डेल्टा R से चेक करेंगे। अब मान लो कि यहां से यहां जब हम गए तो पोटेंशियल डिफरेंस में कितनी चेंज आया, पोटेंशियल में कितनी चेंज आया, 40 और ये 30, 10 का डिफरेंस आया, बट R1 है ये। फिर हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल में कितनी चेंज आया, 30 से 20 हो गया, मतलब पोटेंशियल तो 10-10 करके घट रहा है। हाँ, तो ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है। और जब आप आगे की तरफ जा रहे हो तो जैसे पॉइंट चार्ज से जितना दूर जाओगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू घट रही है। अब इस दो पेयर के बीच में कहीं ना कहीं यहां पे आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा, यहां पे क्या है? कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आगे जाओगे घटेगी। डेल्टा भी, ये भी 10, ये भी 10, ये 10 है। अगर ये 10 है यहां के लिए भी और यहां के लिए भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाने पे घट रही है, क्या तो डेल्टा डिनोमिनेटर बढ़ेगी? हाँ, तो आगे आगे जाओगे तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, R2 ज्यादा होगा। सी इज योर करेक्ट आंसर। 31% लोगों ने, सिर्फ 17% लोगों ने सही किया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई साहब बहुत मेहनत लगी समझाने में, लेकिन चलो समझाएंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, समझा देंगे। 17% लोगों ने सही किया है और 31% लोगों ने यहां पे रॉन्ग किया है और 48% लोगों ने रॉन्ग किया। मतलब समझ रहे हो, लगभग लगभग 85%, मतलब पूरी जनता साफ है। 17% लोगों ने सही किया है, जिसमें से आयुष अग्रवाल जी हैं। पता नहीं तुक्का लगाया है कि कुछ सोच के किया है लेट से, लेकिन 2 सेकंड में कैसे कर लेगा यार, फर्जी है। सब 2 सेकंड में ही कर रहे हैं, कैसे 2 सेकंड में? अच्छा, पहले से सोच लिया होगा, सवाल तो मैंने धीरे धीरे लिखा था। कॉल नहीं जाता यहां से क्या? कोई बात नहीं, देखो समझाता हूं। ऐसा है कि यहां पे हर जगह 50 वोल्ट पोटेंशियल है। अब यहां से मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो 50 से 40 10 घटा, 40 से 30 10 घटा, 30 से 20 10 घटा, मतलब यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? 10, और यहां से यहां का डिफरेंस है 10, मतलब 10-10 करके पोटेंशियल घट रहा है। तो ठीक है, तो डेल्टा भी इस दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में सेम है। हाँ, तो डेल्टा भी देखो दोनों पेयर के लिए सेम है, यहां के लिए और यहां के लिए डेल्टा भी सेम है। आगे जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इसके कंपेयर में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। E इज इक्वल टू बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा R होता है। जितनी तेजी से पोटेंशियल घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां उतनी ज्यादा होगी। देखो E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R लिखते हैं, चलो डबा लिखते हैं, और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिखते हैं, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड dV बाई dr भी लिखते हैं। ये इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ गया, ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। ये डिफरेंशिएशन से भी निकालते E dV बाई dr, और यहां पे एवरेज भी निकालते डेल्टा V बाई डेल्टा R। समझ में आया?
हम लोगों को कैसे पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है? वाह, पॉइंट चार्ज से जब दूर जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटता ही है। अरे बाप रे, क्यू चार्ज से जितना आर डिस्टेंस पे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हुआ ना चाचा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हुआ ना। कैसा सवाल है? मैंने बनाया ये सवाल, मतलब बहुत सालों से कराते आ रहा हूं, लेकिन ये सवाल के बारे में खुद मैंने सोचा एक बार बैठ के। आपको आई गेस शायद मॉड्यूल में या डीपीपी में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, अगर कहीं पे पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो कैसा होता है सर? स्फेरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लाइन चार्ज से, ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल सवाल आता है बेटा, डायरेक्ट है। लाइन चार्ज से सिलेंडरिकल। सर ये तो करा दिया आपने, बिल्कुल करा दिया, कोई बात नहीं, तुम मत लिखना, मैं बस प्रैक्टिस के लिए कराता हूं। सीट के लिए, सर सीट के लिए सीट ही होता है, ठीक है। अब मान लो कुछ कलेक्शन ऑफ लाइन चार्ज, जैसे रिंग है, रिंग है, कुछ कलेक्शन है लाइन चार्ज का जो रिंग पे रखा है, मतलब पॉइंट चार्ज का कलेक्शन है जो रिंग पे रखा है, बहुत सारे चार्जेस कहां रख दिए? रिंग के सरफेस पे रख दिए। या कलेक्शन ऑफ सम चार्ज, देन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट लार्ज डिस्टेंस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट लार्ज डिस्टेंस। तो लार्ज डिस्टेंस पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा हो जाएगा? मतलब मान लो कि दो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू यहां पे रखा हुआ है। अब इसके वैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहीं नियर पॉइंट पे निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत अजीब सा होगा। लेकिन अगर मैं बहुत दूर यहां जाके निकालूं तो इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आएगा वो कैसा आएगा? तो बेटा वो स्फेरिकल आता है, स्फेरिकल आता है। सर क्यों स्फेरिकल? क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है, याद करो। बहुत दूर पे जैसे सन है, तो सन एक्चुअल में पॉइंट थोड़ी ना है, पॉइंट जैसा थोड़ी ना, सन तो बहुत बड़ा है, अर्थ से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन बहुत दूर से हमें एक छोटा सा स्फीयर दिखता है, पॉइंट चार्ज जैसा दिखता है। तो लार्ज डिस्टेंस पे जैसे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कहीं तुम देखो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। हाँ सर, लार्ज डिस्टेंस पे देखे एक्स बहुत 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 बड़ा हो अगर आर से, एक्स बहुत बड़ा हो अगर आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू एक्स, और x बहुत बड़ा था तो एक्स स्क्वायर और बड़ा होगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा r, तो ये होगा x का पावर 3/2 इंटू 2। देखो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा x क्यू ऊपर x से कटेगा तो k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। मतलब ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव किया ना, है नहीं बट बिहेव एज पॉइंट चार्ज। तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लार्ज डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज जैसा होता है, इसलिए तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? क्लियर है? अब चलो ये देखो, जैसे मान लो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने बनाए हैं, एक सरफेस है, ये लाइन बना दिया लेकिन है सरफेस। यहां पे मान लो 20 वोल्ट, यहां पे 30 वोल्ट, यहां पे है तुम्हारा 40 वोल्ट, यहां पे 50 वोल्ट, यहां पे होता है 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, ऐसे 70 वोल्ट ना, बहुत लिख लिया, ये ऐसे कुछ मैंने बनाया, ठीक। और यहां पे ये है बेटा 0,0, ये है 4,0, ये है 8,0, नहीं चलो 4,0 और 8,0, 12,0 एंड 16,0, ये इक्वी पोटेंशियल मैंने बनाया है। यहां पे पोटेंशियल है हर पॉइंट का 20 वोल्ट, यहां पे हर पॉइंट का 30 वोल्ट। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर। तो माइनस तो बाहर रखेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल है बेटा डेल्टा आर, ठीक है। तो अब मान लो तुम ध्यान से देखो, तो यहां पे पोटेंशियल मतलब इस डायरेक्शन में अगर तुम चल के आते हो, इधर चल के आते हो,
ये तुम्हारा ए है और ये मान लो बी है। तो यहां का पोटेंशियल 30 और यहां का 40, तो क्या लिखोगे फाइनल पोटेंशियल? माइनस फॉर्मूले का 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 और 4, मतलब डिस्टेंस हम लिखते हैं यहां पे, डिस्टेंस लिखते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? अगर देखोगे फाइनल है 4, इनिशियल है 8, तो 8 माइनस 4 लिखोगे। हाँ 8 माइनस 4 लिखेगी। तो 30 माइनस 40 माइनस 10 और 8 में से 4 जाएगा, ये माइनस, 1 मिनट, 4 माइनस 8 है, सॉरी 4 माइनस 8, तो ये भी माइनस आएगा। हाँ ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस बाहर पहले से फॉर्मूले का 10/4 आ जाएगा। 10/4 मतलब हो गया 2.5 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें माइनस साइन क्या बता रहा है? इसमें माइनस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लस आता है तो डायरेक्शन पॉजिटिव और माइनस आता है तो डायरेक्शन नेगेटिव। मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, हाँ, और किधर है सर? बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। क्यों पीछे की तरफ है? क्योंकि माइनस आया है। अब इस चीज को फिजिकली महसूस करिए। सर कैसे महसूस करें? देखो यहां पे 60 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। ये देखो घटता हुआ समझ में आ गया है। क्या फिजिकली भी देख सकते हैं? हाँ। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हो, डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल घटता है। जैसे 60 से 50 से 40 से 30 से 20, तो देखो घटते हुए पोटेंशियल की तरफ आएगा। फिजिकली फील आई क्या? V पर मीटर। अरे भाई ये वोल्ट और नीचे मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ही तो आया। पूर्वक कहीं के इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़े थे न्यूटन पर कूलम, तो दोनों यूनिट होता है उसका, न्यूटन पर कूलम भी, वोल्ट पर मीटर भी। और जो वहां पे आया है वो यहां पे फील कर लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर, और देखो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल घटता है। तो पीछे की तरफ हम जाए, 50 से 40 से 30 से 20, घट रहा है। चलो अब ये सवाल करो, ये बढ़िया सवाल है और नीट का पूछा हुआ सवाल है। इसको ना एलिमिनेशन मेथड से करो, मतलब तुम्हें गलत ढूंढो, इसमें सही को अपने आप हम समझेंगे, थोड़ा गलत ढूंढो। फिगर शोज अ सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर एग्जिस्ट इन द रीजन इज। मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना। एक बात बताओ, ये 40 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, 135 डिग्री मतलब ये 45 है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन से परपेंडिकुलर। किधर? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ इसीलिए कि 40 से 30 से 20 से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे, पोटेंशियल घटेगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 बनेगा। नहीं समझे? ये 90 बनेगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर होगा। सर अगर ये 90 है, ओके, ये 45 है, तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा? हाँ ये भी 45 डिग्री होगा। अब बताओ किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर, एट 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही है। -45 एक्स एक्सिस से मतलब गलत हो गया। जब हम एक्स एक्सिस से रेफरेंस लेके क्लॉकवाइज आते हैं उस एंगल को निगेटिव लिखते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं उस एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। बेसिक मैथ के पहले लेक्चर में पढ़ा होगा आपने, ट्रिगोनोमेट्री के। तो ये भी सही है और ये गलत है। हाँ सर, तो पहला और तीसरा सही हो सकता है, बाकी दो गलत है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लेते हैं, डायरेक्शन तो हमने निकाल ही लिया है। अब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज इन पोटेंशियल कितना है? सर 40 है, 30 है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर लिखेंगे तो 10 आ गया। 40 से 30 का डिफरेंस 10। और हम डिस्टेंस कौन सा लेते हैं? तो याद करो पोटेंशियल घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, तो हम डिस्टेंस ये वाला लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो डिस्टेंस आएगी वो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लॉन्ग जाओगे उसका डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। सर नहीं, अब देखो बेटा ये 1 है और ये 2 है, तो ये लेंथ कितनी है? सर 1 मीटर, और यहां से 45 डिग्री पर तुम्हें ये डिस्टेंस लेनी है। तो इस 1 मीटर लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग लोगे तो क्या लिखोगे? 1 cos 45, 1 cos 45, cos 45 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, 10√2 इज आंसर। बहुत प्यार से धीरे धीरे उठाया भाई साहब। और वैसे भी अगर तू यहां पे 1 लेता तो 10/1 तो 10 आता, 10 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ झोल है। 10 तो तेरे ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झोल है। बताओ
ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ झोल है, क्योंकि एक तो हम लिख नहीं सकते। और अब मैंने आपको 10 बार बताया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हैं, उसी डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल घटता बढ़ता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे, जैसे मान लो ये तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तुम यहां से यहां जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं। यहां से इधर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं परपेंडिकुलर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो तुम्हें ये भी तो कराया था, याद कर, डेल्टा वी होता है ई डॉट डे आर। ये डी आर किधर लेते हैं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाला आर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएंगे तभी पोटेंशियल चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आएगा। तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा तो ये डिस्टेंस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं ले सकते। डिस्टेंस नॉट क्लियर। वाह बेटा वाह, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हुई सर? 1। ये डिस्टेंस तुम्हारी 1 मीटर की है और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये डिस्टेंस लेनी है। सर 2 किस पॉइंट के बीच में लेनी है भाई? यहां पे 30 है, यहां पे 20 है, तो 10 पोटेंशियल डिफरेंस जिसके बीच आए उसके बीच लेना है। ये ले ले या ये ले ले या ये ले ले, सब एक ही आएगा। ये एंगल 45 तुम्हें पता है, क्यों? ये 135 तो ये 45, तो ये भी 45 होगा। तो एक का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिस्टेंस निकालने के लिए डेल्टा होगा 1 cos 45। अब देख ली, ये 1 है, 1 का कंपोनेंट 45 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग होगा 1 cos 45। 1 का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग होगा 1 cos 45। 0 से भी ले सकते, हाँ ले सकते हैं। अरे चमन चोमू है तू, बता रहा हूं ये डिस्टेंस सब सेम आएगा, तो 0 से 1 भी 1 ले ले, 1 का कंपोनेंट इधर 1 cos 45 ही आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, कहां गलत कह रहा है तू? चल, अब ये मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है? चलो पहले मैं स्टेटमेंट छिपा देता हूं, ये स्टेटमेंट छिपा देता हूं। सबसे पहले सिर्फ पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ट्रू फॉल्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ट्रू फॉल्स? पहला ऑप्शन है ट्रू, पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। आराम से बताओ, ए और बी में से चूज करके बताओ, ठीक है ना? ए और बी में से चूज करके बताओ। चलो, तो ये पोल क्रिएट कर रहा है, ए और बी कैसे चूज करोगे भाई? अच्छा हाँ, मतलब ये कर है ना ऑप्शन, ए और बी चूज करना, सी डी छोड़ देना, बात खत्म। ए और बी चूज करके बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ट्रू फॉल्स? आराम से, प्यार से, धीरे धीरे बताओ। आराम से, कोई बात नहीं, गलती करोगे तो सीखोगे ही, कोई दिक्कत हो रही ना भाई मेरे, गलती करेंगे तो थोड़ा सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहता है, ठीक है ना? अब ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो मुझे लग रहा है, जैसा रुझान में देख पा रहा हूं, मैं भी एग्जिट पोल तुमको देता हूं, 50-50% कुछ आएगा, बी की तरफ ज्यादा चांस है, थोड़ा बी की तरफ ज्यादा चांस है। थोड़ा पोल को खत्म करते हैं, बी आंसर है एक्चुअल में। 30% बी, ओ माय गॉड, 30% लोग सही दिए हैं और 68% लोगों ने गलत दिया है। सर आपने ऐसा कुछ पढ़ाया था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है? हाँ, लेकिन कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये बोलना गलत है। सर क्यों? बताता हूं। तो पहले ही सवाल में यहां पे तुम मात खा गए, पहले ही सवाल में मात खा गए भाई साहब। कैसन हो रे तुम, कैसन हो बताओ? सर हम तो किताब में भी पढ़े थे, तो रामलाल टाइप किताब पढ़ना बंद कर दो, रामलाल टाइप किताब पढ़ना बंद कर दो। अरे स्फेरिकल कंडक्टर होता तब 0 होता है, ऐसा कौन बोलता है? बात ऐसा कौन बोलता रे? सॉलिड ले, हॉलो ले, कुछ भी ले, कंडक्टर तो कंडक्टर है, क्यूब ले ले, कुछ भी ले। बताता हूं तो 30% लोगों का जवाब जो है फॉल्स हो सही है। क्यों? क्योंकि सही स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखा है, ये देखो, ये सही स्टेटमेंट है। सर क्या है, क्या है सही स्टेटमेंट आपका? तो सही स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज 0। JDRO को देखो ये कैसे लिखा है, कितना अंग्रेजी खराब है यार।
जीरो। और इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन है यहां पे जो लिखना बहुत जरूरी है, और एनसीईआरटी और 99% किताबों में नहीं लिखा होता है। क्या? वेयर कंडक्टिंग मैटर इज प्रेजेंट। अब देखो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में तुम्हारा ट्रू है। अब इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या दो बातें इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर? आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब है, आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब है कि वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। नहीं तो आप 10th क्लास में, रुकना जरा ध्यान से, 10th क्लास में मैं यहीं पे आपको समझाता हूं। 10th क्लास में क्या आपने पढ़ा है कि एक कंडक्टर लिया, याद करना, एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को हमने बैटरी से जोड़ दिया, तो यहां पे 0 वोल्ट, मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो हम कहते थे यहां पे 0 वोल्ट, तो यहां पे 20 वोल्ट की बैटरी है तो प्लस 20 वोल्ट हो जाएगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागता है, जिसकी वजह से करंट बहता है। अब करंट बहा, करंट आएगा ना, करंट फ्लो करेगा ना, हाँ सर करंट फ्लो करेगा। अब करंट कहां फ्लो करता है? कंडक्टर में कि इंसुलेटर में? कंडक्टर में। क्यों करता है सर? कंडक्टर में करंट इसलिए फ्लो करता है कि कंडक्टर जो हम बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ दिया तो आइसोलेटेड नहीं रह गया, एक्सटर्नल इफेक्ट बैटरी का आ गया, और जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ तभी तो करंट बहेगा, तभी तो करंट बहेगा सर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हाँ बैटरी जोड़ देते हैं तो, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़े थे कि अगर बैटरी जोड़ देते तो करंट बहता है, करंट बहता है मतलब करंट फ्लो होता है। तो करंट क्यों फ्लो होता है सर? चार्ज की वजह से, चार्ज भागता है, तो चार्ज तभी भागेगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है तभी चार्ज भागता है। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और साला कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हाँ ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। हाँ रे बाबू, मतलब तो ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। हाँ देखो बैटरी लगा है, हो सकता है। तो सर जीरो कैसे बोलते हैं? जीरो नहीं बोलते, दो केस होता है, एक होता है आइसोलेटेड कंडक्टर और एक होता है बैटरी के साथ कंडक्टर। आइसोलेटेड मतलब जहां पे बैटरी ना लगा हो, तब जीरो कह सकते हैं। हाँ, और उसमें भी एक स्पेशल केस है, जरा स्टेटमेंट को फिर से एक बार पढ़ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो वेयर कंडक्टिंग मैटर इज प्रेजेंट। जहां पे कंडक्टिंग मैटर होगा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी है, खाली जगह है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की गारंटी कोई नहीं दे सकता। हालांकि कैविटी होगा कंडक्टर के अंदर ही, लेकिन जहां पे खाली जगह, कंडक्टर नहीं है वो कंडक्टर के अंदर, लेकिन वहां पे कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की गारंटी कोई नहीं दे सकता। सोचो भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो वेयर कंडक्टिंग मैटर इज प्रेजेंट, वेयर कंडक्टिंग मैटर इज प्रेजेंट। अभी पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, और सिर्फ अगर ये कहीं लिखा है तो लड़ जाऊंगा एनटीए वालों से, तो दिक्कत नहीं है, तो यही टिक करके आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो कहीं लिखा है तो गलत लिखोगे। हाँ अगर ऐसा लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो, कंडक्टर इज जीरो, तो ये तुम ट्रू बोल दोगे। ये तो सही है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो, तो इसको तो सही बोलोगे सर। लेकिन यहां पे तो बोलना पड़ेगा ना वेयर कंडक्टिंग मैटर इज प्रेजेंट। वो भाई एकदम सही वाला स्टेटमेंट हो गया, मतलब 100% करेक्ट, एकदम कंसेप्चुअली डीप। बाकी इतना बोल देने का मतलब हम कन्वेंशनली यही समझते हैं कि वो कंडक्टर के अंदर की ही बात कर रहा है। भाई देखो, एक तो होता है कि एकदम सारा रिसर्च कर लिया, पीएचडी कर लिया, पूरी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आ गया, और दूसरी चीज होता है कि सवाल बनाने के कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग भी होती है, कि हमें कुछ समझ के चलना होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो, तो हाँ ठीक है, वो कंडक्टर के अंदर की बात बाय डिफॉल्ट वो कर रहा है, लेकिन अच्छी बात और प्योर बात तो ये हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो वेयर कंडक्टिंग मैटर इज प्रेजेंट। ठीक है, अभी बताता हूं, अच्छे से समझाता हूं। चलो आगे चलो। अब कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो फटाफट हम समझते हैं। कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टीज बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस। कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्यों? उसका रीजन नीचे लिखा है, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर
एक मिनट, अरे यार रीजन ही नहीं लिखा, चलो रीजन में यहां लिखता हूं, रीजन में यहां लिखता हूं। कंडक्टर क्रिएट्स इक्वी पोटेंशियल रीजन। कंडक्टर क्रिएट्स इक्वी पोटेंशियल रीजन। कोई भी जो कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर चाहे वो किसी भी शेप का हो, उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। मान लो एक कंडक्टर लिया तुमने, एक कंडक्टर लिया, आइसोलेटेड कंडक्टर, एक तूने कंडक्टर लिया। जब सिंपल कंडक्टर लिखा हो तो नॉर्मल कंसेप्ट में हम आइसोलेटेड कंडक्टर ही मानते हैं, जब तक स्पेशली बैटरी से ना जोड़ दिया तो सर यहां पे आपने नॉर्मल कंडक्टर क्यों नहीं माना? भाई ये देख रहा है, ऑलवेज बोल रहा है, भाई देखना, ऑलवेज बोल रहा है। ऑलवेज मतलब सारा केस कंसीडर करना पड़ेगा। यहां पे देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज 0, ऑलवेज बोल दिया ना, ऑलवेज, तो सारा केस लेना पड़ेगा। अगर सिंपल कंडक्टर बोल दे, देख बेटा, सिंपल कंडक्टर बोल दे तो हम बैटरी कनेक्टेड नहीं मानेंगे कंसेप्ट पढ़ते समय। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या है थर्ड स्टेटमेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर 0। बेटा आइसोलेटेड कंडक्टर बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सही तो है, सही है। अगर कहीं ऐसा लिखा है तो इसको सही मानोगे। चलो समझना, कंडक्टर क्रिएट्स इक्विपोटेंशियल रीजन। कंडक्टर क्रिएट्स इक्विपोटेंशियल रीजन का मतलब यह है कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलता है? एक कंडक्टर के सेम मिलता है। सर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा? हाँ, इसके अंदर। तो ये सरफेस हुआ कि रीजन हुआ? ये रीजन हुआ। रीजन कैसे? ये तो 3 डायमेंशनल स्पेस है ना। मान ले कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर की वजह से ये सरफेस है कि हर जगह पोटेंशियल, यहां पे ये सरफेस है कि 3D स्पेस मिलेगा। इसके अंदर भी तो पोटेंशियल सेम है, अंदर में हर जगह। कोई अगर कंडक्टर है, कोई अगर कोई भी अगर आपका कंडक्टर है तो उसके अंदर में हर जगह पोटेंशियल क्या मिलता है? सेम मिलता है। अगर हर जगह पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हमने पढ़ा था। हमें वहां पे पोटेंशियल नहीं पढ़ा था, इसलिए हमें समझ नहीं आया था। लेकिन आज तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों रहता है। अच्छा, दूसरी बात, मान लो कि कंडक्टर के लॉन्ग आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, जबकि पोटेंशियल तो हर जगह सेम मिलता है। सर पोटेंशियल अलग क्यों नहीं होता? अगर पोटेंशियल अलग होगा तो जो चार्ज होता है ना, हाई से लो फ्लो करता है। हाँ सर, तो एक कंडक्टर रखा हुआ है, उसको तुम टच करते हो तो करंट मारता है क्या? नहीं, करंट नहीं मारता, मतलब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। हाँ सर, चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है। चार्ज इसलिए नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है। समझो इस बात को। मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मान ले कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कंडक्टर कुछ रखा है, ये कंडक्टर ले, ये कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर है, ये क्या है? थर्ड स्टेट। छोड़ ना भाई, ये जितना पढ़ा है ना उतना ही पढ़ना था। कोई थर्ड स्टेटमेंट लेफ्ट नहीं, लेफ्ट है बेटा। थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट करके मुझे वही लिखना था जो मैंने लिखा है। अंशु भारती, पर मत परेशान हो। पर इस लिखने के चक्कर में 4 चीजें छोड़ दी तुमने। भरोसा कर, जितना बोल रहा हूं ना, मेरे मुंह से जो वर्ड निकल गया ना वही पढ़ना और समझना है, ठीक है? टॉपिक नेम डैश, बाप रे बाप। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, स्टार्टिंग में टॉपिक लिख दिया है। 4th क्लास में पढ़ रहे हो क्या बेटा? जैसे मान लो ये कंडक्टर है, हाँ सर कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को मैं छूता हूं तो मुझे करंट तो नहीं लगा। सर क्यों नहीं लगा करंट? क्योंकि करंट नहीं होगा। सर करंट नहीं होगा मतलब चार्ज नहीं भागेगा? नहीं, चार्ज नहीं भागेगा। तो कंडक्टर में अपने आप चार्ज नहीं भाग रहा है, इसका मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो चार्ज भागता। पॉइंट इज टू बी नोटेड। अगर तुम इतना समझ गए तो इस कंडक्टर की 4 प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी। सर इसका मतलब चाहे किसी भी तरह का शेप का कंडक्टर हो, ऐसा कंडक्टर मैंने बनाया, देख ऐसा, ये कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, देखो कंडक्टर है ये। तो इस कंडक्टर पे अगर मैं कुछ चार्ज देता हूं तो ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, आपको बताया था शार्प पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। हाँ सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, अब बताओ पोटेंशियल कहां ज्यादा है? बराबर होगा। किसी एक कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। अगर पोटेंशियल अलग हो जाएगा तो हाई से लो की तरफ करंट भागेगा, चार्ज भागेगा।
चार्ज अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भागता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज भागेगा, चार्ज भागेगा तो करंट होगा, तो झटका लगेगा। लेकिन नॉर्मली कहीं कोई कंडक्टर रखा हुआ उसमें करंट तो नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है। भाई ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत आसानी से समझ आ रहा है लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट है। कंडक्टर क्रिएट्स इक्विपोटेंशियल रीजन, मतलब कंडक्टर के अंदर हर जगह पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, चाहे उसका शेप एंड साइज कैसा भी हो। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ए पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, बी पर इधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ए के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी बी पर ज्यादा है और ए पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? कम है। तो जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, लेकिन पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। मान लो यहां पे एक सी पॉइंट बनाता हूं कहीं कंडक्टिंग मेटेरियल के अंदर, वहां भी पोटेंशियल सेम होगा। कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। इनफैक्ट ये लिखा हुआ है, देखो, कंडक्टर क्रिएट्स इक्विपोटेंशियल रीजन, वो मैंने लिख दिया, तो यहां पे दूसरा चीज लिखता हूं, सर वो भी दूसरा चीज भी मैंने लिखा हुआ है। क्या अगर मान लो दो कंडक्टर को वायर से जोड़ दिया हमने, सिंपली वायर से जोड़ दिया, तो दो कंडक्टर को वायर से जोड़ेंगे ना, तो कंडक्टर का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो पोटेंशियल को सेम बना के रखता है हर पॉइंट पे। अगर तुम दो कंडक्टर को जोड़ दोगे तो सबसे पहला काम होगा, व्हेन टू कंडक्टर इज कनेक्टेड देयर पोटेंशियल बिकम सेम। उन दोनों पे चार्ज सेम होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी शेप के दो कंडक्टर को अगर आप वायर से जोड़ देते हो, मान लीजिए ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, अगर आपने वायर से जोड़ दिया तो ए का पोटेंशियल बी के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंडक्टर के लिए। कंडक्टर अपने सरफेस के, अपने कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, कंडक्टिंग मटेरियल पे जहां भी कंडक्टिंग मैटर प्रेजेंट होता है हर जगह पोटेंशियल सेम बना के रखता है। कंडक्टर का पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है। दो कंडक्टर को जोड़ते हैं, उन दोनों की पोटेंशियल बराबर हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया। सर ये प्रूफ कर दो ना, यहां पे चार्ज ज्यादा आएगा, अभी प्रूफ कर दूंगा अगले स्लाइड में, वो भी प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, अगर हर जगह पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो, पहली बात, कंडक्टर अपना पोटेंशियल सेम रखता है, क्यों रखता है वो भी समझा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर वेयर मैटर इज प्रेजेंट इज ऑलवेज जीरो। आइसोलेटेड भी होना चाहिए, आइसोलेटेड कंडक्टर भी होना चाहिए, आइसोलेटेड कंडक्टर। आउटसाइड कंडक्टिंग सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये मैंने प्रूफ कर दिया था कि किसी भी तरह के स्फीयर के सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मैंने बता दिया था। व्हेन टू कंडक्टर इज कनेक्टेड देयर पोटेंशियल बिकम सेम। चार्ज प्लेस नियर टू द कंडक्टर, ये तो अभी पढ़ाऊंगा टॉपिक, ये ऐसे लिख दिया पॉइंट। यहां पे सिर्फ 4 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, ये मैं पहले भी आपको समझाया था, आज भी समझा रहा हूं। इस 4-5 पॉइंट को एक बार और समझाता हूं, 4-5 पॉइंट को एक बार और समझाता हूं। कंडक्टर इक्विपोटेंशियल रीजन क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है जहां मटेरियल प्रेजेंट हो। आउटसाइड द कंडक्टिंग सरफेस, सरफेस के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। व्हेन टू कंडक्टर इज कनेक्टेड देयर पोटेंशियल बिकम्स सेम। दो कंडक्टर को जोड़ते हैं, उनकी पोटेंशियल सेम हो जाती है। देख लो, यहां तक देख लो, अच्छे से समझ लो, कोई डाउट है कहीं पे भी तो बोलो। फोर्थ पॉइंट, 1 2 3 4, आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये कल ही लास्ट लेक्चर में बता दिया था मैंने। जैसे तुम यहां पे सरफेस पे बैठे हो, तो सरफेस पे बैठोगे तो इनफाइनाइट प्लेट जैसा हो जाएगा ना सर। इनफाइनाइट तो छोटा है, छोटे के भी बहुत छोटा के अगर सरफेस पे बैठोगे, अरे बाप रे, ये स्फीयर है बहुत छोटा सा, अगर तुम एकदम सरफेस पर बैठ जाओगे तो ये स्फीयर दिखाई देगा कि प्लेट दिखाई देगा? सर प्लेट, और कंडक्टिंग प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, ड्यू टू कंडक्टिंग सीट या प्लेट। कंडक्टिंग सीट एंड प्लेट के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे बड़ा स्फीयर हो, छोटा स्फीयर हो, किसी तरह के सरफेस हो, किसी तरह के सरफेस हो, किसी भी तरह का सरफेस हो, अगर तुम यहां पे बैठे हो तो ये तुम्हारे लिए एक
कबूतर जैसा शेप का कंडक्टर है कि सीट है एक, क्योंकि तुम यहां बैठ गए तो तुम्हें बड़े से थोड़ी ना मतलब है। तुम अगर यहां बैठ गए तो तुम्हारे लिए, तुम एकदम सरफेस पे बैठ गए तो ये प्लेट तुम्हारे लिए सीट जैसा हो गया। तुम यहां बैठ गए तो सीट जैसा हो गया, यहां बैठ गए तो सीट जैसा हो गया। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं कंडक्टर के सरफेस पर, एकदम सरफेस पर। जैसे मान लो ये स्फीयर है, अगर तुम एकदम सरफेस पर यहां बैठोगे तो तुम्हारे लिए तो ये इनफाइनाइट सीट जैसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। लास्ट पॉइंट क्या है, दो कंडक्टर को जोड़ेंगे तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो कंडक्टर का नेचर है कि कुछ भी हो जाए पोटेंशियल हर जगह सेम रखता है। अगर दो कंडक्टर को तुमने वायर से जोड़ दिया तो एक ही कंडक्टर बन गया, हाँ, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सिंपल बात है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब बोलो कोई पॉइंट है तो, अब सबसे पहला एग्जांपल ये, टू स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, charge q1 and q2 connected with a wire, then find ratio of final charge, potential and electric field. ratio of final charge, potential and electric field. ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है, टू स्फीयर, ये स्फीयर है जिसका एक का रेडियस है r1, दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है r2, दोनों का अलग अलग रेडियस है, इसका r1 है इसका r2 है। ऑफ चार्ज q1 एंड q2, पहले पर चार्ज है q1, दूसरे पर चार्ज है q2, कनेक्टेड विद अ वायर। तो ये इनिशियल सिचुएशन है, दोनों सेपरेटेड है, इनिशियली दोनों अलग अलग थे। ठीक है, इनिशियली दोनों अलग अलग थे, सेपरेटेड है। अब इस स्फीयर को हम दूसरे स्फीयर के साथ वायर से जोड़ देंगे। इसकी रेडियस थी r1, इसकी रेडियस r2। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हम जानते हैं, कि इस पर ये चार्ज हो सकता है, वायर से जोड़ोगे तो कुछ इससे यहां फ्लो करे या इससे यहां फ्लो करे, लेकिन एक चीज कॉमन है कि इस पर जो पोटेंशियल होगा फाइनल और इस पर जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो क्या कह सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से कि ये एक दूसरे पर चार्ज तब तक फ्लो कराएगा जब तक दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए, कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जब भी दो कंडक्टर को आप जोड़ोगे, वायर से जोड़ दिया, देखो ये फाइनल सिचुएशन है, हमने किससे जोड़ दिया, वायर से जोड़ दिया। तो जब भी दो कंडक्टर को आप वायर से जोड़ोगे, तो क्या वो एक दूसरे की तरफ चार्ज फ्लो कराएंगे? हाँ, क्यों कराएंगे? उनको चार्ज से मोहब्बत है कि पोटेंशियल से मोहब्बत है? बताइए। कंडक्टर को पोटेंशियल पसंद है, कंडक्टर को अपने पोटेंशियल से मोहब्बत है। तो जैसे ही दोनों को तुम जोड़ोगे तो चार्ज इक्वल करेगा कि पोटेंशियल इक्वल करेगा? वो पोटेंशियल इक्वल करेगा। तो चलो, इसके सरफेस पे अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा चार्ज सरफेस पर होगा। इसके सरफेस से लेके सेंटर तक जो पोटेंशियल आएगी कितनी आएगी? सर, पहले के सरफेस से लेके सेंटर तक जो पोटेंशियल आएगी वो दूसरे के सरफेस से सेंटर तक पोटेंशियल बराबर होगी। मतलब इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल k q1 डैश बटा r1 बराबर k q2 डैश बटा r2। क्या यहां से k से k कट जाएगा? हाँ, q1 डैश को रहने दो, q2 डैश को नीचे लाओ। तो पहले स्फीयर पर फाइनल चार्ज, दूसरे स्फीयर पर फाइनल चार्ज, क्या उनके रेडियस के रेशियो के बराबर है? हाँ। तो चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हाँ सर, ये आपने डायरेक्ट पढ़ाया था, बोला था सेकेंड चैप्टर में प्रूफ करूंगा। क्या प्रूफ हो गया? चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस व्हेन दे आर कनेक्टेड। लो, चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल व्हेन दे आर कनेक्टेड। ये क्या डायरेक्टली हम लोग कंडक्शन में यूज कर रहे थे, मेथड ऑफ चार्जिंग में, कि जब दो वायर को जोड़ेंगे तो ये अपना चार्ज दूसरे पर फ्लो कराएगा कुछ, और फाइनल चार्ज का रेशियो उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। प्रूफ हो गया। क्यों प्रोपोर्शनल होगा? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से पोटेंशियल सेम होने चाहिए। तो दोनों के सरफेस पे इसके चार्ज की वजह से और इसके चार्ज की वजह से दोनों पे पोटेंशियल लिख लो। सर बहुत बढ़िया। अब अगर चार्ज डेंसिटी यहां पे देखो तो चार्ज डेंसिटी होता है बेटा, चार्ज डेंसिटी होता है चार्जेस बटा एरिया। अब इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 अगर लिखूं तो पहले का चार्ज तुम्हारा सिग्मा 1 डैश बटा एरिया हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फीयर है और चार्ज उसके रेडियस के डायरेक्टली, पहले वाले पर चार्ज है पहले रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इधर आएगा r1 बटा, अगर मैं सिर्फ प्रोपोर्शनल साइन देखता हूं नीचे r1 का स्क्वायर, तो ऊपर r1 नीचे r1 का स्क्वायर कट के क्या नीचे 1/r1 आ जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ रहा है। किस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा? जिसकी रेडियस छोटी होगी। अच्छा,
अगर मैं दोनों के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट कंडक्टर के सरफेस पे। इप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा, और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहां पे अगर तुम E1 बाई E2 का रेशियो देखोगे तो यह आएगा बेटा R2 बाई R1। सिमिलरली जैसे यहां पे सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 का रेशियो देखोगे तो सिग्मा 1 में देखो नीचे R1 है और सिग्मा 2 में ऊपर R2 चला जाएगा। ये सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कितनी चीजें यहां पे पढ़ा दी मैंने, कितनी चीजें पढ़ा दी बताओ। अगर तुम ध्यान से देखो कितनी चीजें पढ़ा दी, कितनी चीजें पढ़ा दी, देखो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ऐसे नहीं, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। सबसे पहले हमने बता दिया पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर सेम होता है, ये रहा। दूसरा चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ये बता दिया। तीसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है, ये बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ये बता दिया। बताओ, ये खिचड़ी बन गई बेटा, वाह ये खिचड़ी बन गया, देखो ना ये सारा पक गया है, अब खा लो। ये खिचड़ी बन गया ना बेटा, वाह। ये यहां पे लिखा है, इसके बाद ये लिखी है चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज, पहले पर चार्ज डेंसिटी देखेंगे, पहले पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 Q1 डैश बटा 4 पाई R1 स्क्वायर। Q1 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, नीचे R1 का स्क्वायर 1 अपॉन R1। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपन इप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। क्या बदतमीज होते हैं साले, जो मुंह में आया वो बक दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस पे, सॉरी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट होता है। ये कहां पे मैंने खराब राइटिंग में लिखी है, कहां पे खराब राइटिंग है? चलिए कोई बात नहीं, होता है। ये तो करा ही दिया, यही चीज थी यहां पे। चलिए अब इस पर सवाल देखिए फटाफट। अब चीजें समझने के बाद अगर आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कष्ट होगा आपको। चलो फिर से बता देता हूं। जब भी दो कंडक्टर को आप वायर से जोड़ेंगे तो दोनों पर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का लॉ है। पोटेंशियल बराबर, तो पोटेंशियल पहले पे होगा K Q1 डैश बटा R1 Q2 डैश बटा R2। इस पर फाइनल चार्जेस है, ये क्या है बेटा? फाइनल चार्जेस है, फाइनल चार्जेस है। तो Q1 डैश बटा R1 Q2 डैश बटा R2। Q2 डैश को नीचे ले जाओगे, R1 को नीचे जाओगे, तो चार्जेस का जो रेशियो है उनके रेडियस के प्रोपोर्शनल आया। मतलब आप लिख सकते हैं चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कब? जब आप वायर से जोड़ेंगे तब। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो फाइनल चार्ज क्या है आपका? Q1 डैश, और फाइनल एरिया होगा, एरिया तो क्या है 4 पाई R1 का स्क्वायर, सरफेस एरिया है, स्फीयर का सरफेस एरिया, चार्ज सरफेस पे रहता है। प्रोपोर्शनल साइन देखने मतलब कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। प्रोपोर्शनल साइन का मतलब होता है कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस है, पहले पर चार्ज पहले के रेडियस के प्रोपोर्शनल आएगा, और नीचे R1 का स्क्वायर, R1 बटा R1 का स्क्वायर कटेगा, नीचे R1 आएगा। मतलब चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। देखो चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, तो सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 R2 बाई R1 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से याद भी रखना पड़ेगा, और याद रखने के बाद क्या होगा? सवाल आपको पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सवाल पढ़ के समझना। अब देखो, टू इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 20 एंड 15 सेंटीमीटर। पहले का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, दूसरे का है 15 सेंटीमीटर। हैविंग इक्वल चार्जेस 10 माइक्रोकूलम, दोनों पे पहले चार्ज सेम था, एंड आर कनेक्टेड बाय द कॉपर वायर, देन दे आर सेपरेटेड हेंस, मतलब वायर से कनेक्ट करके सेपरेट कर दिया। तो एक वायर है, स्फीयर है जिसकी रेडियस है 20, और दूसरा है जिसकी रेडियस है 15, और दोनों को वायर से जोड़ दिया। पहले दोनों पर चार्ज सेम था, बाद में क्या होगा? तो फाइनल चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है। बोथ स्फीयर विल हैव इक्वल चार्जेस। बेटा सारे ऑप्शन पढ़ो और खुद सवाल सॉल्व करना, तुक्का मत लगाना, हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज, तुक्का मत लगाना। सारे ऑप्शंस पढ़ के खुद एक बार देखो। तो बोथ चार्जेस विल हैव सेम, बोथ स्फीयर विल हैव सेम इक्वल चार्जेस, नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अ 20 स्फीयर विल बी ग्रेटर, नहीं, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है। जिसका रेडियस कम उस पर चार्ज ज्यादा, 20 का रेडियस ज्यादा है तो 20 पर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं होगा।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है ना सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन 20 सरफेस विल बी ग्रेटर, नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन 15 सेंटीमीटर ग्रेटर, ये सही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द 2 स्फीयर विल बी इक्वल, नहीं, गलत है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, ये होता है चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, थर्ड आएगा आंसर, बताओ। चलिए देखते हैं थर्ड कितने लोगों ने लगाया। अच्छा बताओ, ये बहुत टफ है कि बहुत इजी? अच्छा 85% लोगों ने कर लिया हुआ यार। ये 2, 4, 7% लोग क्या हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द 2 स्फीयर विल बी इक्वल, बकलोल है एकदम, बकलोल है क्या रे? अभी बताया 2 स्फीयर को जोड़ेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है। कराए देख नेक्स्ट, 2 sphere of radius r1 and r2 respectively are charged and joined by a wire, then ratio of electric field on the sphere is। भाई 3 चीजें हैं, जब भी 2 कंडक्टर को जोड़ेंगे पोटेंशियल इक्वल, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यही तो है। when two conducting sphere connected, when two कंडक्टिंग स्फीयर कनेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में बहुत सवाल आए हैं, इसको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना और बेटा इसको अच्छे से लिख के कहीं चिपका भी लेना कमरे में। जिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कमरे में चिपका लेना लिख के, हाथ पे लिख लेना एकदम, गोधना गोधा लेना, गोधना गोधना समझते हो, गोधना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो स्क्वायर वाला तो ऐसे भी नहीं होगा। और ऑब्वियसली बात है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पहले स्फीयर का देखेंगे फिर दूसरे का देखेंगे, ऐसा तो नहीं बोला सेकंड बटा फर्स्ट। नॉर्मल है, E1 होगा तो नीचे R1 आएगा, E2 है तो ऊपर R2 जाएगा, तो R2 बाई R1। गोधना गोधा लेना, गोधना नहीं समझता है, पता नहीं क्या समझता है, युगांडा से आया अभी। ऐसे लिखा होता है ना, देखोगे तो गांव में होते हैं लेडीज, तो लेडीज के हाथों पे लिखा होता है क्या, रामलाल की पत्नी, ऐसे लिखवा लेते हैं, रामलाल की पत्नी ऐसे लिखवा लेते हैं, लिखा होता है। मैं देखता था गांव में मेरे, तो जो लेडीज लोग होते हैं वो ऐसे गोदना गोदवा लेते हैं। गोदना मतलब जो टैटू होता है ना, ये देख इधर, देखा है तो कभी तूने, ऐसा लिखवा लेते हैं, ऐसा देखा है? टैटूज, टैटूज का ओल्ड फॉर्म है गोदना, तो गोदना कहते हैं। नहीं जानता था, बुरबक लिखवा देना, नहीं तो कहीं तुम्हारी पत्नी हिरा जाए। सर हिरा जाए, हाँ हिरा जाए मतलब भुला जाए, सब नहीं जानते तुम? कितने लोग मेरी भाषा समझ रहे हैं? हिरा जाए, सिर्फ 82%। क्या है यार, क्या तुम, क्यों, ये क्या है? 6% लोग स्क्वायर, 4% लोग स्क्वायर, क्यों कर रहे हो ऐसे? स्क्वायर तो कोई आ ही नहीं, रेडियस स्क्वायर तो कोई आ ही ना। ऐसे लिखा होता है कालू राम की पत्नी ऐसे हाथ है, ऐसे 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 लिखा होता है, ऐसे कालू राम की पत्नी, कालू की लुगाई, ऐसे लिखा रहता है, कालू की लुगाई। ऐसे मेला वाला में जाए तो हिरा ना जाए कहीं, समझ गया? हाँ इधर लिखवा लेना, कालू की लुगाई कहीं हिरा ना जाओ। अच्छा तुमको ये क्या पता, तुम कालू की लुगाई लिखे, तुमको ये नहीं लिखना, तुमको ये लिखना है यहाँ पे ऐसे, ये V1 बराबर V2, Q बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे गोधना गोधा लेना और नीट में चले जाना, बोला कि ये तो हमारा डिजाइन है, कोई कंसेप्ट थोड़ी ना है। चलो आगे देखो।
टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, दो कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस 10 सेंटीमीटर, चार्ज भी 10 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई, चार्ज 10 माइक्रोकूलम रखा है इस पर। अनदर अनचार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर अलाउड टू टच इट फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट सेपरेटेड, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर विल बी इन द रेशियो ऑफ, बुर्बक, सरफेस चार्ज डेंसिटी उन दोनों पर जो उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। सिग्मा 1 पहले का रेडियस 10 और दूसरे का 20, कट के 2:1 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस 2:1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं। अभी भी सर अगर चार्ज कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट हो तो भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? कंडक्टर के अंदर कैसे चार्ज होगा बताना? अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्ज उसको दोगे तो सरफेस पे चला जाएगा, लेकिन एक हॉलो स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रख सकते हो। मैं केस अभी पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड K Q1 Q2/R² होता है। ये देखो है दिव्यांशी समासम, दिव्यांशी समासम कह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q1 Q2/R² होता है ना, फिर एक ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? इसको दिव्यांशी समासम को मैं क्या बोलूं रे? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड K Q1 Q2/R² नहीं होता, फोर्स का फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड K Q/R² होता भी है तो 0.4 से 8 डिस्टेंस पर होता है। हर चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड K Q1 Q2 मैं खुद गड़बड़ कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड K Q1 Q2/R², कौन से नशे में पढ़ते हो बेटा? मतलब मैंने देखा है, मुझे डाउट भेजते हैं ना बच्चे। कल एक बच्चा यकीन का डाउट भेजा और ये वायरल कर दो, शर्म आना चाहिए। सेम ऑन यकीनियंस। क्या डाउट भेजा देखो, जैसे मैंने कराया उनको सवाल 27 बराबर 4 + x² का पावर 3/2, ऐसा था, ऐसा था। करूंगा बेइज्जती हमारी क्लास में। यकीनियंस की सारी गलती का मजाक बनाऊंगा। देखो अब 27 बराबर 4 + x² का पावर 3/2, मैं प्रूफ भी दूंगा अगर चाहिए तो, मैं लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं मैं। तो 27 बराबर 4 + x² का पावर 3/2। ठीक है सर। उसने बोला कि सर ये बहुत आसान है। क्या? इस 2 से ये 2 कट गया तो बचा 27 बराबर 4 प्लस ये स्क्वायर से 2 कट गया तो 4 + x का पावर क्यूब। अब ये क्यूब इधर चला जाएगा तो 27 का पावर 1/3, 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 3 बराबर 4 + x, तो x बराबर हो जाएगा 3 - 4 बराबर -1। लो सर, सर क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसे? आपने क्लास में कुछ और कराया, ठीक है सर आप ठीक कराए, लेकिन इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। देखो आंसर सेम आ रहा है। अबे आंसर सेम आ रहा तो कुछ भी कर देगा। फिजिक्स हम शर्मिंदा है, यकीनियंस अभी जिंदा है। क्या कर रहे हैं? कराइए, करा। अभी और बताऊंगा। तुम्हारा भी एक मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, तुम्हारा भी मैं दिखाऊंगा, और तुम्हारा उनको दिखाऊंगा, उनका तुमको दिखाऊंगा। मजा आएगा, मजा आएगा। देख ये है, बोला कि 4 + x² का पावर 3/2, इस स्क्वायर से स्क्वायर काट दो। कैसे? तो सर स्क्वायर से स्क्वायर काट दो। अभी ब्रैकेट के अंदर है। देखो क्या कह रही है दिव्यांशी समासम, देखो समासम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q1 Q2/R² होता है। सबसे पहली बात डिसाइड कर कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तुम्हें, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबका, दुनिया में जितनी भी चीजें होती है सबका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है क्या? और दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये फोर्स है। यहां पे VN VB पोटेंशियल का डिफरेंस क्या माना है? देख, जब भी कुछ ना लिखा हो और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते हो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं। जैसे मान लो Q चार्ज है और यहाँ पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछा है और ऑप्शन में लिखा है KQ/R, तो आप KQ/R टिक करोगे। लिखा है KQ/R, 2KQ/R, 3KQ/R, 4KQ/R, तो क्या करोगे? KQ/R लिखोगे। लेकिन अगर ये भी लिखा और ऑप्शन में ये भी लिखा है कि मे बी 0, तो तुम मे बी 0 पुट करोगे। जब कुछ ना दिया हो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे थोड़ा और इन्फिनिटी पे रेफरेंस मानेंगे। जैसे पता नहीं एक डीपीपी में सवाल था जिसमें ऐसा लिखा था कि यहां पे पोटेंशियल KQ/R होगा, सॉरी प्लस चार्ज की वजह से प्लस पोटेंशियल होगा, तो बिल्कुल अगर नॉर्मल ऑप्शन में होता कि प्लस चार्ज की वजह से प्लस पोटेंशियल होगा, सही कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन दे दिया मे बी 0, तो उसको 0 पुट करेंगे। डीपी में गलत सॉल्यूशन लिखा उसने। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? चलो अब मूव्स टू नेक्स्ट टॉपिक।
मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ये फोटो बढ़िया बना, चलो। एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। अब कंडक्टर है, उसको कुछ एक्सेस चार्ज हम देते हैं। तो दो तरह के कंडक्टर पाए जाते हैं, एक है यूनिफॉर्म शेप, यूनिफॉर्म शेप कंडक्टर। यूनिफॉर्म शेप कंडक्टर मतलब स्फेरिकल कंडक्टर, देखो एकदम चमाचम है। अगर इसको चार्ज दोगे तो सारे चार्ज कहां जाएंगे? सारे चार्ज सर सरफेस पर रहेंगे। सारे चार्ज कहां रहेंगे? सरफेस पर रहेंगे। अगर इसमें मैं अंदर में कहीं भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर मैं यहां पे बी पॉइंट और सी पॉइंट पर 2 3 बोलना ज्यादा सही है, अगर 1 2 बोला है तो 1 है, ये 2 है और 3 है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पे और 3 पे बराबर आएगा और कुछ सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आएगा? हाँ सर। पोटेंशियल बताओ 1 पर, पोटेंशियल तो 1 पर, 2 पर और 3 पर बराबर आएगा। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो कंसेप्चुअल बात है। सर इसमें क्या कंसेप्चुअल है? सबसे पहली बात, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए 1 पॉइंट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और ये 3 और 2 सरफेस पर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन 2 और 3 पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। पोटेंशियल की बात करोगे तो पोटेंशियल तीनों जगह पे एकदम सेम आएगा। क्लियर है? हाँ सर, ये भी आपने कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे चार्ज दोगे तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। रैंडम शेप कंडक्टर है, रैंडम शेप कंडक्टर। यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे 1 पर और 2 पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पर आपका ज्यादा होगा 2 के कंपेयर में, लेकिन पोटेंशियल सेम होगा। ये मैंने आपको करा दिया है, ये मैंने क्या किया है? आपको करा दिया है। When point charge placed near to the conductor, अभी रुक जाओ, कंडक्टर विथ कैविटी का मामला समझते हैं। कंडक्टर विथ कैविटी का मामला समझते हैं। अब देखो, अ चार्ज Q is placed, यही डाउट एक बच्चा पूछ रहा था, अच्छा डाउट पूछ रहा था। अ चार्ज Q is placed at the center of hollow sphere, at the center of hollow sphere। A charge Q is placed at the center of hollow sphere। अब मान लो एक चार्ज Q को हॉलो स्फीयर के सेंटर पे रख दिया। कैसा स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर है। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग न्यूट्रल हॉलो स्फीयर। न्यूट्रल क्यों लिखा है? क्योंकि कंडक्टर पे मैंने कोई चार्ज नहीं दिया है। चार्ज कहां रखा है? सेंटर पे रखा है। सर सेंटर पे कैसे घुस के रखे आप, ये बताओ। ये पूछता है सवाल, एक बच्चा है सवाल पूछ, सर ये तो स्फीयर मान लो है। अब स्फीयर है तो सरफेस है, ये पूरा रास्ता बंद है, तो अंदर कौन घुस के रखा चार्ज? अरे पैदा ले लिया चार्ज अंदर में। सर चार्ज तो कंजर्व होता, अंदर में पैदा क्यों लिया? अब मुझे नहीं पता, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसा बनाया है। भुटकुन देख इधर, यहां पे सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है और ये तुम्हारा न्यूट्रल कंडक्टर है। न्यूट्रल कंडक्टर है, हमने सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है और ये न्यूट्रल कंडक्टर है। सर बहुत बढ़िया, मस्त है, एकदम बढ़िया। अब देखो, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा P पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r²। सर लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है। हाँ 0 होता है, अगर न्यूट्रल कंडक्टर हो या कंडक्टर को चार्ज दोगे। अगर तुमने चार्ज को सेंटर पे रख दिया तो P पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और वैसे भी यहां पे इंडक्शन होगा, ये +Q इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इनर एज पे बेटा यहां पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। हाँ कि ना बोलो? हाँ सर, कंडक्टर न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक्सेस में रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। बस सॉरी, एक्सेस में नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को इनर सरफेस पे खींच लेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे बाहर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएंगे। हाँ बाहर आएंगे सर, बाहर आएंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया। अब यहां पे मान लो इस सेंटर से R1 डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो ये कितने चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा बेटा? -Q, और यहां पे आ जाएगा +Q। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +Q का, वो आएगा सरफेस तक जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा +Q का, सरफेस तक आएगा, फिर सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। अब यहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो इस सरफेस पर जो +Q उसको सेंटर पे मानोगे, इनर एज पे -Q उसको सेंटर पे मानोगे, तो नेट इसके +Q और -Q के सेंटर पे नेट इफेक्ट क्या होगा? 0। इस +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R1²।
ये बहुत इजी था, हाँ या ना? बहुत इजी था, हाँ या ना बताओ? कि एकदम ही आसान, बहुत इजी है। हाँ सर, अब थोड़ा मुश्किल कराते हैं, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा लेवल अप बेटा, ज्यादा नहीं, झेल लेना, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। ये थिक कंडक्टर है, देखो ये क्या है? थिक कंडक्टर। ये अब आएगा मजा। थिक कंडक्टर क्या होता है? ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये तुम्हारा कंडक्टिंग मटेरियल, ये कंडक्टर है, इसको बोलते हैं थिक कंडक्टर, मतलब मोटा कंडक्टिंग सरफेस है। यहां पे तो हॉलो कंडक्टर, ये कंडक्टिंग सरफेस बहुत पतला था, ये बेटा थिक कंडक्टर है, थिक कंडक्टर। और ये भी न्यूट्रल, इसको कोई चार्ज नहीं दिया, न्यूट्रल है, न्यूट्रल थिक कंडक्टर। अब इसके इनर रेडियस है R1, वाओ कितना सुंदर बना रे, और आउटर रेडियस है R2। इसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज है। अब यहां से इस रीजन ए पर, यहां पे रीजन बी है और यहां पे सी है, तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो सुनना ध्यान से। अगर ये प्लस क्यू आपने रखा है तो ए पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन बी तुम्हारा क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा, ये फील करना है सर। लेकिन चार्ज है, हम अगर यहां पे गॉसियन सरफेस लेंगे, मान लो मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अगर हम ये गॉसियन सरफेस लेंगे तो देखो ये चार्ज इनक्लोज हो रहा है, हाँ ना मुन्ना ना, ये प्रूफ करूंगा अभी, ये प्रूफ करूंगा। कंडक्टिंग मटेरियल है ना, हाँ, तो कंडक्टिंग मटेरियल मैटर है, कंडक्टिंग मैटर है, कंडक्टिंग मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब कैसे जीरो होता है बताता हूं। इस पर टोटल चार्ज कंडक्टर पर कितना है? जीरो, न्यूट्रल कंडक्टर था। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या ये माइनस क्यू चार्ज अपने इनर सरफेस पे इंड्यूस करेगा? हाँ सर, कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये प्लस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितना एक्सेस निगेटिव यहां पे आएगा माइनस क्यू, उतना ही प्लस क्यू यहां पे सरफेस पे चला जाएगा। हाँ सर, वेरी गुड पॉइंट यू हैव सेड, ओके। अब यहां पे गॉसियन सरफेस बना के प्रूव करो। चलो, अब यहां पे मान लो मैंने ये गॉसियन सरफेस बनाया, मान लो ये गॉसियन सरफेस मैंने यहां पे बनाया, गॉसियन सरफेस, मान लो यहां पे गॉसियन सरफेस बनाया। अब बताओ ये गॉसियन सरफेस से कितने चार्ज यहां पे इंक्लोज हुआ? सर जीरो, प्लस क्यू और माइनस क्यू इनर पे टोटल चार्ज तो जीरो इंक्लोज हुआ इसमें। अगर तुम यहां लोगे तो यहां पे प्लस क्यू, ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखो ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बी पर जीरो और सी रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बस इतना फील आ गया ना बेटा, नीट के बहुत ऊपर निकल चुके हो तुम, इतना समझ ले, नीट के बहुत ऊपर निकल चुके हो तुम। बताओ, सिर्फ ये पूछेगा कि यहां पे मैंने एक चार्ज लिखा है, तो यहां पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। प्रूफ कर दिया ना। इंडक्शन तो होगा ना भाई मेरे, इंडक्शन तो होगा ना, बता, इंडक्शन तो होगा ना। अब देख, मान लो कि ये तुम्हारा एक स्फीयर है, ये तुम्हारा स्फीयर है, स्मॉल क्यू चार्ज रखा है और प्लस क्यू चार्ज कंडक्टर को दे दिया। प्लस क्यू चार्ज गिवन टू कंडक्टर, गिवन टू कंडक्टर, गिवन एक्स्ट्रा दिया है मैंने उसको, एंड क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर, क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर, प्लेस्ड एट सेंटर, क्यू को सेंटर पे रखा है, क्यू को कहां रखा है? सेंटर पे रखा है, ठीक है। फटाफट देखना, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितना होगा। तो देखो, ये जो क्यू दिया है मैंने, एक्सेस चार्ज मैंने दिया है, न्यूट्रल कंडक्टर नहीं है, क्यू एक्स्ट्रा कंडक्टर को दिया है और क्यू यहां पे सेंटर पे भी रखा है। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस क्यू की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, सेंटर पर जो रखा है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर मैं R1 डिस्टेंस में यहां पे देखूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा R1 का स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। सर क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू जो सेंटर पे रखा है उससे स्मॉल R1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा होगा, और इस क्यू को जो सरफेस पर माने हो क्या उसको भी सेंटर पर मान के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो ये आएगा। मतलब बाहर में, आउटसाइड रीजन में अगर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते हो, आउटसाइड रीजन में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते हो, तो चार्ज को कहां मानोगे? सर इस चार्ज को सेंटर पे मानेंगे, और सेंटर पे पहले से चार्ज था, दोनों का आएगा क्यू प्लस कैपिटल क्यू, क्यू प्लस कैपिटल क्यू। लेकिन अगर आप कहीं इनसाइड देखते हो तो बाहर वाले चार्ज का फर्क अंदर में नहीं पड़ता है, तो इस क्यू के वजह से आएगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। हां या ना? हां या ना?
इनसाइड कैसे? एक्सेस चार्ज बेटा यहां पे सेंटर पे दिया है मैंने, स्मॉल क्यू चार्ज कैपिटल क्यू गिवन टू द कंडक्टर एंड क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर, सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखी है मैंने एक्स्ट्रा, उसके अंदर पे चार्ज रखा, एक्स्ट्रा चार्ज है वो। ठीक सर, आ रहा है धीरे धीरे, आ रहा है, आएगा अभी, आएगा 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 आएगा। ये एक कंडक्टर बना रहा हूं मैं, ये क्या बना रहे हो? कंडक्टर, ये कंडक्टर हो, ये कैसन कंडक्टर हो? ये कंडक्टर है, अंदर से खाली जगह, थिक कंडक्टर है, थिक कंडक्टर है। अरे यार ये कैसा थिक कंडक्टर है? अंदर से जो काट के निकाला है कंडक्टिंग मटेरियल वो अजीब से शेप का निकाला है, और बाहर एक बढ़िया सुंदर सा है। ठीक है, अंदर में एक क्यू चार्ज इसके सेंटर पे रखा है। ठीक है सर, अब यहां पे सेंटर से स्मॉल डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। न्यूट्रल थिक कंडक्टर, सर न्यूट्रल कैसे? चार्ज तो सेंटर पे रखा है ना, जहां पे कुछ नहीं है, और ये थिक कंडक्टर है। अब यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तू क्या समझता था बायोलॉजी में ऐसा फोटो बन सकता है? अरे फिजिक्स है रे, फिजिक्स है ये, जो कहीं नहीं हो सकता सब चलता है यहां पे। क्या नहीं है यहां पे बता? सर सब है, अच्छा अच्छा फोटो हो रे, देख देख ये फोटो देखो कितना बढ़िया सुंदर बना है। ये फोटो देखो, देखो ये झिंगूटा है जो होता है तुम्हारे दिमाग के कोने में। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो क्या होगी? क्या होगी? यहां क्या होगी? क्या होगी? ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, क्या होगी? तो ये कंडक्टिंग मटेरियल है। हाँ, अगर मैं रीजन देता हूं ए, ये रीजन देता हूं बी और ये सी, तो सबसे पहले एक बात समझ ले कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से होगा, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस प्लस क्यू के वजह से इंडक्शन होगा, माइनस क्यू पास आएंगे, लेकिन माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, क्योंकि ये सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है। मान लो यहां पे प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रॉन जो आएगा माइनस क्यू आएगा, यहां पे कम, ये कोने में ज्यादा, फिर यहां कम, यहां कोने में ज्यादा, फिर थोड़ा कम, यहां कोने में ज्यादा, यहां कोने में ज्यादा, यहां कम, यहां ज्यादा थोड़ा, यहां कम, यहां कम। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, negative charge due to induction is non-uniformly distributed, non-uniformly distributed। ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पिछले केस में, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और जितना माइनस क्यू चार्ज यहां पे इनर एज पे आएगा, क्या उतना ही प्लस क्यू जाएगा? हाँ, लेकिन ये प्लस क्यू कैसा होगा? सर यूनिफॉर्म होगा। अब यहां पे होगा क्या? अब इंटरेस्टिंग चीज है, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू पे यहां पे टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक, हां सर टर्मिनेट हो जाएंगे, समझ में आया? इस कंडक्टिंग मटेरियल के इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। अब इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जा रहा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से ये माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो गया। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? तो एक्चुअल में जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा, ये उतना ही प्लस क्यू चार्ज यहां पे आएगा जितना माइनस क्यू यहां आया है। इस प्लस क्यू का माइनस क्यू पे कैंसिल, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस प्लस क्यू को सेंटर पे मानोगे तो आएगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे मैं ये फोटो बनाऊं, बेकार लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं। ये बेटा एक थिक कंडक्टर है, ये थिक कंडक्टर है। तो यहां पे अगर आपने चार्ज यहां पे क्यू रखा है, तो जितना क्यू आप दोगे उतना ही निगेटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस होगा। हाँ, और एक्सेस चार्ज तो था नहीं कंडक्टर पे, तो जितना इनर एज पे माइनस जाएगा, क्या उतना आउटर एज पे प्लस जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न यही तो होगा, प्लस से माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है। देखो प्लस से शुरू हुआ, माइनस पे खत्म। हाँ सर, माइनस पे खत्म। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आई दादा, क्या ब्यूटीफुल डायग्राम है। अगर पूरा कंसेप्चुअली विजुअलाइज करो, क्या मजा आ जाएगा भाई साहब। क्या ब्यूटीफुल डायग्राम है यार, क्या ब्यूटीफुल डायग्राम है, बिल्कुल सही है। अब एक एमा स्टार वाला सवाल करने के लिए तैयार हो तो मैं कराऊं। ये जितने भी नीट में बच्चे पढ़ते होंगे ना, सिर्फ जितने भी नीट में पढ़ते होंगे बच्चे, वो सिर्फ 1% इस सवाल के बारे में जानेंगे, और वो तुम लोग होगे, वो तुम लोग होगे। वो सवाल ही एकदम धुआंधार है, धोती फाड़ के रुमाल है।
सिर्फ तुम लोगोगे अगर उस सवाल के बारे में जानोगे तो। बहुत सुंदर सवाल है, बताओ करना चाहते हो? कहीं भी बच्चे से पूछोगे, टीचर से पूछोगे, 90% लोग इसका गलत जवाब देंगे। करना चाहोगे? बताओ, करोगे? यकीन वाले तो जानते ही हैं, उनको तो कराएंगे ही। देखो, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये ठीक है, कंडक्टिंग है सर, दिख रहा है ये कंडक्टिंग आपने बनाया, यस। इस कंडक्टिंग का ये सेंटर है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं रेड कलर से लिख देता हूं, ज्यादा दिखेगा। ये इसका रेडियस वेक्टर है, ये इसका क्या है बेटा, रेडियस है आर, ये सेंटर है, और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये कैविटी बनाया मैंने। ये क्या बनाया? ये कैविटी बनाया, ये देखो ये कैविटी है। थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं, ये तुम्हारा कैविटी है, यहां से आर डिस्टेंस पर ये कैविटी, ये तुम्हारा आर डिस्टेंस है, और इस कैविटी के सेंटर पर यहां पे क्यू चार्ज रखा है, यस। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे यहां लिखना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, जो कि इसके सेंटर से R1 डिस्टेंस पर है, ठीक। और जहां पे एक्चुअल में चार्ज रखा है मैंने, ये स्मॉल क्यू यहां पे रखा है, ये कैविटी है, ये क्या है? कैविटी है। ये पूरी कंडक्टिंग है, न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल थिक कंडक्टर, थिक कंडक्टर, इस पर कोई चार्ज नहीं दिया, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये खाली जगह था, यहां पे क्यू चार्ज रखा है, यहां से ये डिस्टेंस है कुछ R2, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। फाइंड E एट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड E एट P, P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब बता P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर सवाल एक बार और समझाओ। देखो, थिक न्यूट्रल कंडक्टर है, और पहले हम कैविटी कहां काटते थे बेटा? पहले हम कैविटी काटते थे सेंटर से, कॉन्सेंट्रिक कैविटी होता था। देखो ना, ये कंसेंट्रिक कैविटी नहीं है, देखो कंसेंट्रिक कैविटी, ये भी कंसेंट्रिक है, अंदर में थोड़ा सरफेस खराब है लेकिन कंसेंट्रिक कैविटी है, देखो कंसेंट्रिक कैविटी है, ये बना है। अब यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो सुनना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तुमसे पूछूं, तुम तुक्का लगाओगे और क्या करोगे? के क्यू बाई R2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक के क्यू बाई R1 का स्क्वायर, ऑप्शन सी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई R स्क्वायर, ऑप्शन डी के क्यू बाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये चार ऑप्शन है, करोगे क्या? करोगे क्या? चलो तुक्का ही लगाना है तो 30 सेकंड में लगा के खत्म कर भाई। अब तुक्का लगाने के लिए 1 मिनट क्यों दूं मैं, बता? तुक्का लगाने के लिए भी 1 मिनट का समय चाहिए क्या? तुक्का लगाने के लिए भी 1 मिनट का समय चाहिए क्या मेरे लाल? तुक्का भी 1 मिनट में लगाएगा क्या झुनझुनी लाल? चल देखता हूं मैं रिजल्ट, मैं बताऊं क्या होगा। देखो क्यू है कैविटी के सेंटर पे, तो वह कैविटी के इनर एज पे निगेटिव चार्ज कंडक्टर से अट्रैक्ट करेगा, इंडक्शन करेगा। तो कैविटी के अंदर पे जितना माइनस चार्ज आएगा उतना ही आउटर साइड पे, देखो नेट चार्ज तो कंडक्टर पे 0 रहना है, नेट चार्ज तो कंडक्टर पे 0 रहना, उतना माइनस चार्ज बाहर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हो जाएगा बी वाला, के क्यू बाई R1 का स्क्वायर, मेन स्फीयर के सेंटर से लेंगे। 22% लोगों ने सही किया, मेजोरिटी डी कह रही थी। डी कह रहे, बात बुर्बक कहीं की साला, ये तो बेमन से मैंने बनाया था, इसलिए बनाया था कि ऑप्शन पूरा करना था बस। बाप रे बुई बुई क्या है रे, 42% लोग बेमन से ऑप्शन बनाया था कि थोड़ा ऑप्शन पूरा कर देता हूं। बाक भुटकुन हो तुम अब के सब, एक भी ढंग से सवाल कर पा रहे हो तुम? देख ये प्लस क्यू की वजह से ये कैविटी के इनर के एज पे जो कंडक्टिंग मेटेरियल है वहां पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर आएगा इंडक्शन से। तो 1 2 3 4 5 6 ये माइनस क्यू अट्रैक्ट होके आएंगे, और जितना माइनस क्यू यहां पे आया, कंडक्टर तो न्यूट्रल था, हां सर,
तो नेट चार्ज जीरो रहना है। हाँ, तो जितना माइनस क्यू आएगा इनर एज पे उतना आउटर एज पे प्लस क्यू जाएगा। कहां जाएगा? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस सरफेस पर। टोटल कितना? क्यू चार्ज। अब क्या है कि इधर कंडक्टिंग मटेरियल पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इस प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होकर माइनस पे खत्म। सर समझ गया? और ये जो सरफेस पर है इस पूरे, अब ये तो कैविटी में प्लस क्यू किससे इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुआ, माइनस क्यू पे खत्म, यहां पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हाँ, अब इस प्लस क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बाहर में सरफेस तो यूनिफॉर्म है, जितना यहां पे माइनस आएगा उतना यहां पे प्लस जाएगा। हाँ, इस प्लस चार्ज को कहां मानोगे सर? सेंटर पे, क्योंकि इस प्लस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को सेंटर पे मानते हैं। सेंटर से R1 डिस्टेंस है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन सर मेन चार्ज से तो R2 डिस्टेंस, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाहर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो इस सरफेस पर होगा कि नहीं प्लस क्यू, ये बताओ। हाँ सर होगा। क्यों होगा प्लस क्यू? क्योंकि नेट चार्ज जीरो करना है। ये प्लस क्यू सेंटर पे रखा तो माइनस क्यू पास आया, अब माइनस क्यू और ये प्लस क्यू नेट कंडक्टर पे न्यूट्रल बनाने के लिए जीरो। आय हाय 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 सर, ये तो साला पैसा वसूल सवाल एकदम। बता, दोस्तों से पूछना है सवाल अपने। बता कैसे घामर हो तुम? कैसे घामर हो तुम? घामर मतलब नहीं जानता है तू, वो घामर स्क्वायर है तू। तो 1/0 घामर है। देख तू बेटा, देख बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, देख इसलिए मैं तुम्हें 1/0 घामर कहता हूं। देख 1/0 घामर, तू बुर्बक भी नहीं है, बकलोल भी नहीं है, तो 1/0 बकलोल है। तो 1/0 क्या है? गधा है। तू गधा नहीं है बेटा। देख मैं तुम्हें जीरो गधा कह रहा हूं, लेकिन 1/0 गधा है तू। देख बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एकदम। देख मैं तुमको 1/0 टाइम्स गधा बोल रहा हूं। देख तो है ही नहीं, गधा ही नहीं है, तो 1/0 गधा है। चल इधर देख, इधर देख। कंडक्टिंग ए स्फीयर प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडक्टिंग एक स्फीयर है, न्यूट्रल है। हाँ न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर है। सर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे। माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन होगा, 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 माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन होगा। देख जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे। हाँ कि ना? हाँ सर, जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है और इस पर टोटल चार्ज क्या है? जीरो है। और ये कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? कंडक्टर के अंदर होते हैं। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये अप्लाई कर दिया उस कंडक्टर के आसपास, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस कंडक्टर को हमने रख दिया। अब यहां देखना क्या मैजिक होगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को मैं रख दूं, कलर भी भर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, कलर है मेरे पास पूरा। देख रहे कितना अमीर आदमी हूं, कलर तो ऐसे मैं फेंकता रहता हूं, कलरफुल आदमी हूं मैं एकदम। देख रहे हैं? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर से जा रहा है, तो होगा क्या कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, तो क्या ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे आके इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी मूवमेंट होगी, तो यहां पे आ जाएगा एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक यहां पे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन पीछे भागता रहेगा। अब एक अजब सी चीज यहां पे दिखी कि जब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गए, जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हुआ है, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब सेपरेट होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे? हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगी।
हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने पैदा किया है? जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स थे, ये प्लस माइनस, ये सेपरेट हो गए, और प्लस माइनस थोड़ा सेपरेट होंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एक टाइम के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना सफिशिएंट इकट्ठा हो जाएगा कि वहां पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल ई नॉट मान लेते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसके पीछे है, एक्सटर्नल के आगे है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सर नेट जीरो ही क्यों होगा? क्योंकि जब तक मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे कुछ है तब तक इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के पीछे पहुंचाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब पीछे आ गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हां सर आएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ डेवलप होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे कहां फोर्स लगाएगा? आगे। अगर मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स पूछूं तो इस पे फोर्स कहां लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे आगे लगेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और एक्सटर्नल की वजह से फोर्स कहां लगेगा? पीछे लगेगा, एक्सटर्नल की वजह से। हां सर, इंड्यूस की वजह से आगे फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल की वजह से पीछे लगेगा। एक टाइम आएगा जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर मान लो कि एक्सटर्नल ज्यादा है तो पीछे फोर्स लगेगा, पीछे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और पीछे अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फिर जीरो। ठीक है सर, बड़ा सिंपल सा बात है ये। सर अगर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया तो? अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दोगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इसको हटा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तुम ये बात तो समझ गए ना कि मान लो एक्सटर्नल को कम करूं मैं, मान लो एक्सटर्नल को मैं कम करता हूं तो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का ज्यादा है। हां सर, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा? आगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इंड्यूस भी कम हो जाएगा। अगर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम बढ़ा दिए, बहुत बढ़ा दिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ज्यादा तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, पीछे और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, फिर वो एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा, और ये जीरो बना के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की। और इसका बहुत सुंदर एग्जांपल अभी मैं तुम्हारे सामने लिखूंगा। इस टॉपिक का नाम क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग ये एग्जैक्टली होता है जब मान लो कि तुम मुझे कॉल करोगे तो तुरंत मेरे फोन पे क्या हो आएगा? सर कॉल आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। जैसे तुम कॉल करोगे मेरे नंबर पे फोन आ जाएगा। लेकिन इसी फोन को अगर मैं लिफ्ट में लेके बैठा हूं, देखा होगा आपने देखा होगा कि लिफ्ट में जब हम रहते हैं तो फोन में नेटवर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि लिफ्ट के अंदर हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ये लिफ्ट जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना है। हां सर, कंडक्टिंग का बना है। अब टावर जो आता है वो किसके वजह से आता है? सर वेव आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन आता है। तो मान लो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये मोबाइल में नेटवर्क पकड़ेगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तुम्हारा मोबाइल का टावर खत्म। अब जब मैं लिफ्ट में ये फोन लेके बैठूंगा तो लिफ्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्रिएट करता है जहां पे टावर कैंसिल हो जाता है। अगर इसको एल्युमिनियम फॉयल में बंद करके रख दूं तो यहां पे इसमें नेटवर्क गायब हो जाएगा। नहीं पता है तुमको? जा रे, तुमको पता ही नहीं है रे, बाप रे, आता ही नहीं, इसको जानता ही नहीं है, ये बकलोल है। देख इधर, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? देख मैं तुम्हें सामने करके दिखा दूं। देख देख, ये एल्युमिनियम फॉयल है। इसमें पता है क्या होता है? सर क्या इसमें हम रोटी लपेट के खाते हैं? सर इसमें लपेट के खाने की क्या जरूरत है? हम तो अखबार में लपेट के खा लेते हैं। देख, अब ये मेरा फोन है, ठीक है। अब मैं अपने नंबर पे कॉल करता हूं, ठीक है, करो, देखते हैं क्या होता है। देखो अब मैं अपने नंबर पे फोन करता हूं, देखना, तो वो करके दिखाता हूं सामने, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, आधा नंबर डायल किया, बकलोल आदमी। थोड़ा थोड़ा समय लगेगा बेटा, देखना अच्छे से।
रिंग है, रिंग आना चाहिए, देखते हैं। अरे यार लग जा, रिंग क्यों नहीं कर रहा है? जल्दी लग जा रही। क्या समस्या है यार? रिचार्ज नहीं है। किसी और को लगा दिया मैंने। अरे यार, ये क्या मुक्तेश्वर नाथ? मोन्टू टाकर? ये क्या हो रहा है यार जल्दी जल्दी में? सॉरी यार, मैं छोड़ ही देता हूं। देखो आ गया फोन, आ गया आ गया। देखो रिंग कर रहा, आवाज इतना कम रिंग क्यों है भाई? देखो फोन आ रहा है, देखो फोन आ रहा है, तुमको आवाज सुनाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एल्युमिनियम फॉइल में लपेट देता हूं, फोन काट देता हूं, इसको एल्युमिनियम फॉइल में लपेट देता हूं। अब जब मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल में लपेट दूंगा, फोन आ रहा है ना, देखा तुमने? अब मैंने इसको एल्युमिनियम फॉइल में लपेट दिया, तो एल्युमिनियम फॉइल के अंदर फोन गया। हाँ सर, अब इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया, मतलब यहां पे टावर पहुंचेगा ही नहीं। अब इसके फोन में जो टावर है ना, फोन में वो जीरो हो गया। अब मैं चाहे फोन लगा लगा के थक जाऊं, कॉल नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा 200%। देखो अब फोन नहीं लगेगा, देखो मैं कॉल कर रहा हूं, देखो मैं कॉल कर रहा हूं, देखो कॉलिंग हो रही है, अब फोन लग ही नहीं सकता। देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखो हुआ क्या, ये कंडक्टर मैंने बनाया है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो टावर है, वही तो वेव आता है ना, वही तो नेटवर्क आता है। अब इसके अंदर क्या है? ये कंडक्टर मटेरियल है, तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पीछे भागेंगे, और एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये नीचे पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल के बराबर आएगी। ये तो लग गया रे, तो इसमें कहां नेटवर्क आ रहा है? कैसे लग गया? हो ही नहीं सकता लग जाए। तुम खुद घर पे करके देखना यार, ऐसे इसमें तो आ ही नहीं रहा, कहां लग गया? बस ओ भाई देखो नेटवर्क जीरो है, यहां पे तुम देखते हैं, यहां पे नेटवर्क जीरो था। इसको लपेट के खोलता हूं एक बार, इसको लपेट दिया पूरा, इसको लपेट दिया पूरा, आज इसको खोलता हूं, अरे कुछ नहीं लगा, वो नेटवर्क क्रॉस कनेक्शन, इसमें तो आई नहीं कुछ फॉल वॉल, पता नहीं क्या है, खराब फोन है, अरे फालतू है, नकली गरीबों वाला फोन है वो, ये अमीरी वाला फोन है। इसको मैंने खोलता हूं, अब मैं तुम्हें कैमरे से दिखा नहीं सकता इतना अच्छे से, मैं इसको बंद कर दिया, अब मैं खोलता हूं, देखना इसमें नेटवर्क जीरो होगा। देख नेटवर्क नहीं है इसमें, एकदम जीरो है, नेटवर्क ही नहीं है। अरे नहीं है, तुम घर पे करके देख लेना, अगर फेल होगा तो घर पे करके देख ले, फेल हो रहा है तो घर पे करके देख ले, घर पे करके देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे तो करके देख ही सकते हो ना भाई मेरे, घर पे करके तो देख ही सकते हो। अब पॉइंट चार्ज, चलो कल पढ़ते हैं इसको।
एक आध दो अगर टॉपिक से सवाल होगा अर्थिंग से तो मत करना, कल मैं अर्थिंग कराऊंगा और कल अर्थिंग कराने के बाद कैपेसिटर शुरू करेंगे। अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। वाई अर्थ हैव जीरो पोटेंशियल, ये एक सवाल है तुम्हारे लिए, कल करना, ठीक है। चलो थैंक यू, समय हो गया, खत्म करते। कल हम लोग अर्थिंग पढ़ेंगे और उसके बाद कैपेसिटर शुरू करेंगे, ठीक। करके देखना घर पे इसको, एक्सपेरिमेंट को। तुम क्या करना ना, काम करना घर पे आराम से बैठ के जादू दिखाना घर वालों को, बोला कि जादू दिखाऊंगा 100 रुपए लूंगा। देखो क्या करना, नॉर्मल ले लेना एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल लगाना, कॉल लग जाएगी। उसके बाद आराम से एल्युमिनियम फॉयल में या किसी भी कंडक्टर के मैटर में इसको डाल देना, कंडक्टर के मैटर में इसको डाल दोगे, फिर कॉल लगाना, नहीं जाएगा कॉल। तो ये सब लोग करके देखेंगे घर पे, ये सबका होमवर्क है आज का। एक्सपेरिमेंट इज जरूरी है कंसेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए, लंबे समय तक कंसेप्ट याद रह जाता है, ठीक है भाई। चलो तो ये सब लोग करके देखेंगे कल। बाय बाय बाय, करोगे पक्का?